हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को मेरे चैनल पे खैर मकदम है। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो उर्दू का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। तो इन तीनों सवालात को अगर आप हल कर लेते हो, अगर आप समझ लेते हो, तो मेरे ख्याल से इम्तिहान में आपको बहुत ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 3 सवाल यहाँ पे हैं जो कि तवील सवालात में आते हैं। ठीक है, जो कि 5 नंबर में या तो 3 नंबर में सवाल में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, नज़म व मुलाकात में शायर क्या कहना चाहता है। ओके, तो नज़म वो मुलाकात, ये नज़म है वो मुलाकात में शायर क्या कहना चाहता है। दूसरा है, अफसाना सूरज का घोड़ा से क्या सबक मिलता है। ये तो सूरज का घोड़ा जो है ना, ये और जो नज़म वो मुलाकात, ये दोनों मेरे ख्याल से रोशनी किताब से है। नावल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले है नज़म वो मुलाकात में शायर क्या कहना चाहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिलहाल पहले आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, और आप थोड़ा सा स्क्रीन 240 पे क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइपिंग होया हुआ है। चलो, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। नज़म वो मुलाकात है ना, शामिल नज़म वो मुलाकात बुनियादी तौर पर मलयालम ज़बान में है। बोला ना, ये है रोशनी किताब से। और किस ज़बान में है? मलयालम ज़बान से। ठीक है, और मलयालम कहाँ की ज़बान है? केरल की ज़बान, आपको पता है। जिसके शायर है सच्चिदानंद है। जिसके शायर कौन है? जिसके शायर जो है सच्चिदानंद है। ठीक है, और इस असलम मिर्ज़ा ने इस नज़म का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया। किसने? तो देखो, जो मेन टॉपिक यहाँ पे मेन पॉइंट, यही सब मेन पॉइंट है कि शामिल नज़म जो वो मुलाकात बुनियादी तौर पे मलयालम ज़बान में है, जिसके शायर का नाम क्या है? सच्चिदानंद है। असलम मिर्ज़ा ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया। यानी कि नज़म रियल रूप में जो वो मुलाकात है, ये नज़म की मलयालम ज़बान में है। ठीक है, मलयालम ज़बान में है, यानी कि केरल की ज़बान मलयालम है। ठीक है, तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने वाला कौन है? असलम मिर्ज़ा ने उर्दू में तर्जुमा किया। इस नज़म में शायर अपने माजी की मोहब्बत की दास्तान को दोहराया है। यानी कि माजी मतलब समझ, जो बीता हुआ, जो बीती हुई जो बातें हैं, तो माजी की मोहब्बत। ठीक है, वो मुलाकात से मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब किसी से पहले मिले थे, अब नहीं मिल रहे, मतलब वो मुलाकात पहले कभी किसी से मिले थे, और वो इसको मोहब्बत की बात यहाँ पे की जा रही है। तो माजी की मोहब्बत के दास्तान, दास्तान का मतलब कहानी होता है। ठीक है, तो बोलता है शायर ने अपनी माजी की मोहब्बत की दास्तान को दोहराया है। चुनांचे शायर अपने महबूब को तसव्वुर में याद करके उसे माजी की याद दिलाता है। मतलब होता ना कि पहले किसी और से पहले मिले अपने महबूबा से, और बाद में फिर उसका तसव्वुर कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि हाँ पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो शायर भी इसी तरह से किताबों में यहाँ पे लिखता है नज़म कि शायर अपने महबूब को तसव्वुर में याद करते हैं और उसे माजी की याद दिलाता है। यानी 25 साल कबल की अपनी मोहब्बत को याद करके महबूब को भी याद दिलाता है। ठीक है, कि 25 साल कबल की मोहब्बत को याद करो कि जब हम गांव में रहते थे, जहां स्कूल में हम लोगों ने इज्तिमाई फ़ोटो खिंचवाई थी। मतलब समझ आ रहा ना, ये कैसी कहानी, ये बचपना की कहानी समझ लो है कि जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और हो सकता है शायर की उस महबूबा से शादी हो गई होगी, तो ऐसे ही कुछ कहानी इसमें होगा, है ना, जो कि इससे पता यही चल रहा। तो मतलब वो अपने महबूबा को बोलता है कि 25 साल पहले कबल की अपनी मोहब्बत को याद करके महबूब को भी याद दिलाता है, महबूबा को भी बोलता है, याद दिलाता है कि 25 साल कबल की मोहब्बत को याद करो जब हम गांव में रहते थे, जहां स्कूल में हम लोगों ने इज्तिमाई फ़ोटो खिंचवाए थे। मतलब इज्तिमाई मतलब समझते हैं, एक झुंड में जो फोटो खिंचवाते हैं वो उसको बोलते हैं। गांव के उन पगडंडियों को याद करो जिन पगडंडियों पर हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। मतलब जहाँ पे मिलते थे, वो बोला वो स्कूल आज भी है, वो पगडंडियाँ आज भी है, लेकिन तुम नहीं हो। किसको बोल रहा? लो, अपने महबूबा के बारे में बोल रहा है, मतलब याद दिला रहा है। ठीक है, और बोलता कि इसलिए कि माजी के वाक़यात को ताज़ा करके अब हाल में वो अपनी मोहब्बत को ताज़ा करो। किसको बोल रहा है? अपने महबूब को बोल रहा है, माजी के मोहब्बत के बारे में बोल रहा है। तो इसमें नज़म वो मुलाकात से पता चल रहा है कि पहले मुलाकात हुई थी, उसी के बारे में तज़किरा किया जा रहा है, अपने दिल में तस्वुर किया जा रहा है। 25 साल पहले की मोहब्बत को याद करके अभी जो है ना, माजी की मोहब्बत को याद करके अभी वर्तमान हाल में अपनी मोहब्बत को क्या कर रहा? ताज़ा कर रहा। तो यही सब बातें आप यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा। तो ये रोशनी किताब से यहाँ पे मेन जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको यही सब है कि
बाकी तो सारा मैटर तो आप समझ रहे हैं ना, मैटर तो समझ में आ रहा है आपको, आप अपने मन से भी लिख दीजिए। लेकिन मेन यहाँ पे देखो नज़म बताना है, किस नज़म किस ज़बान के नज़म है और शायर कौन है, इसको उर्दू में तर्जुमा किसने किया है ना, इसका मेन मकसद क्या है, तो माजी की मोहब्बत को दास्तान को दोहराना, यही मेन मकसद है। अब इसमें अपने सारे मतलब अपने इसको पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था नज़म सूरज का घोड़ा है ना, देखो मैं दिखाता हूँ, सूरज का घोड़ा था, कहाँ गया, अफसाना सूरज का घोड़ा क्या सबक मिलता है। तो ये बात याद रखिए, देखो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सूरज का घोड़ा इनमें से क्या है, अफसाना है, अफसाना मतलब कहानी, ठीक है, सूरज का घोड़ा से क्या सबक हमको मिलता है, ठीक है, ये भी रोशनी किताब का सवाल है। और आप लोगों ने भी बोले थे सर रोशनी किताब का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मुझे पढ़ा दीजिए, तो आपके सामने यहाँ पे धीरे धीरे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। बस आपको ये करना है कि क्वेश्चन को समझ करके पढ़ लेना है, कम से कम 2-3 बार 4 बार 5 बार इतने अच्छे से पढ़ना है कि अपने मन से इसको लिख पाए, ठीक है। अफसाना सूरज का घोड़ा एक कन्नड़ अफसाना है। देखो मेन बात क्या है, कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक की ज़बान है, जिसके मुसन्निफ कौन है, यू आर अनंत मूर्ति, ठीक है। तो आपको पता है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सवाल आते हैं रोशनी किताब से, तो ज़्यादा करके यही सब सवाल आते हैं कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान में लिखी हुई है, कन्नड़ में, और अफसाना सूरज का घोड़ा के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति, जिसका उर्दू तर्जुमा कौन किया, सैयद हैदर जाफरी ने किया उर्दू में तर्जुमा। इसलिए अफसाने का मरकजी किरदार वेंकट कृष्णा जोशी है, ठीक है। कौन है, देखो सूरज अफसाना का जो मरकजी किरदार मतलब मेन रोल अदा करने वाला कौन है, वेंकट कृष्णा जोशी, जो अजूबा क्या बोलता है, जो अजूबा रोजगार किस्में का एक मजाहिया किरदार है। इसके हर नकलो हरकत से मशखरापन का इजहार होता है, और जब वो किसी वक्त संजीदगी इख्तियार करता है तो असातीरी शख्सियत का हाल नज़र आता है। इस किरदार का दाखिली सतह पर जायज़ा लेने से पता चलता है कि वो एक शरीफ बाकिरदार और दर्दमंद इंसान है। यही वजह है कि कभी भी वो अपने किरदार में तजाद का मजमुआ लगता है। अपने किरदार के उसी तजाद की वजह से वो हर वक्त कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर देता है, ठीक है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के ज़ाहिरी किरदार को देखकर फौरी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को, मतलब यहाँ पे इनके बारे में जो मरकजी जो किरदार है इसके बारे में यहाँ तक बताया गया, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नीचे बताया कि सबक से आपको क्या मिलता है। तो जब भी सवाल है इस सबक से आपको क्या मिलता है तो तुरंत वो उसका आंसर नहीं दीजिएगा, लेकिन हाँ जब शॉर्ट में रहे तो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताना है कि इसका जो मेन मरकजी किरदार कौन है, वेंकट कृष्णा जोशी है, जो अजूबा रोजगार किस्म का एक मजाहिया किरदार है। इसलिए इसके हर नकलो हरकत से मस्खरापन का मतलब जो मरकजी किरदार है वो एक मजाहिया टाइप का, मतलब मजाही समझते हैं, मज़ा जो करते हैं, जो हंसी मजाक थोड़ा सा फन कर लेते हैं उसको बोलते हैं। इसके हर नकलो हरकत से मस्खरापन का इजहार होता है, मतलब हर अदा से उसको लगता है मस्खरापन का। और जब वो किसी वक्त कभी कभी संजीदगी इख्तियार कर लेता है ना, तो करता है तो असातीर शख्सियत का हामिल नजर आता है। मतलब जब संजीदगी इख्तियार करता है तो लगता है पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ समस्या हो गया, कुछ परेशानी हो गया। इस किरदार का दाखिली सतह पर जायज़ा लेने से पता चलता है कि वो एक शरीफ है। जब इसका जायज़ा करते हैं तो पता चलता है कि जो वेंकट कृष्णा जोशी जो है, तो जब जायज़ा लेने से पता चलता है कि वो जो एक शरीफ है, बाकिरदार और दर्दमंद इंसान है, तो पता चलता है कि वो जो ये जो है वेंकट कृष्णा जोशी एक शरीफ और बाकिरदार और दर्दमंद इंसान है। यही वजह कि कभी कभी वो अपने किरदार में तजाद का मजमुआ लगता है, मतलब कभी कभी देखता है कि वो एकदम काफ़ी परेशानी में है, कभी एकदम मस्खरापन में है ना। अपने किरदार की इसी तजाद की वजह से वो हर वक्त कारी को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, मतलब जो लोग होते हैं अपनी तरफ मुतवज्जा करता है कि कभी ये संजीदगी इख्तियार कर लेता है, कभी मस्खरापन दिखाता है। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि किसी के ज़ाहिरी किरदार को देखकर फौरी तौर पर कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। मतलब कि सबक ये मिलता है कि कोई आदमी अभी मतलब कोई संजीदगी है, ठीक है, मतलब उदास है, तो उसको देखकर ये नहीं हम तसव्वुर कर लें कि वो उसकी ज़िंदगी कैसे जा रही है। कोई अभी एकदम खुशी मना रहा है कोई आदमी, है ना, तो उसको देखकर ये नहीं हम तय कर ले कि वो बहुत खुश है, बहुत अमीर है। कोई अभी मतलब क्या बोलते हैं, अभी कोई ज़्यादा मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, तो क्या बोलता है ज़्यादा पैसा है तो उसको देख करके ये नहीं करें कि काफ़ी अमीर है। हो सकता है वो पैसा कुछ दिन के लिए हो सकता है वो भाड़ा पे लाया होगा, या कुछ भी सामान है ना, किसी की शादी हो रही है तो ऐसा मत समझ लेना चाहिए कि वो शादी में खुश है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। हर आदमी को किसी न किसी पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है।
तो पता ही चल रहा है कि किसी को परेशानी अभी देख करके, किसी की परेशानी देख करके हम ये नहीं कायम कर लें, मतलब सोच लें कि वो इसी में है, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी ज़ाहिरी तौर पर जो भी मतलब जो भी बीतता है वो अलग होता है, ठीक है, बल्कि उसकी शख्सियत के अंदर में घुस कर देखना चाहिए। मतलब कि कोई ज़्यादा खुश हो रहा है, हंस रहा है, तो मतलब अगर कोई ज़्यादा मतलब आप अगर किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हो, अनजान आदमी से मिल रहे हो, ठीक है, और वो आपको देख कर मुस्कुरा रहा है, तो मतलब ये नहीं कि आपको उससे मोहब्बत हो गया या आपको वो ज़्यादा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई हंस रहा, कोई अगर संजीदगी की हालत में है, कोई उदास हालत में है, या कोई हंसता नहीं है, तो उसको देख के ये मत तसव्वुर कर लीजिए कि इसका ये दुनिया में कोई नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, सबका अलग अलग, बल्कि उसको जांचने के लिए उसके अंदर में, मतलब उसकी शख्सियत के अंदर में घुस कर देखना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए क्या है, ये क्या नहीं है। तब किसी को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लग सकते, मतलब किसी को देखकर जज नहीं कर सकते कि ये क्या है, ये नहीं क्या है, वो हकीकत में क्या है, तभी कोई हम हतमी राय करनी चाहिए, मतलब क्या है तभी हम कोई फैसला हम कर सकते हैं। अगला सवाल आपका था नॉवेल, है ना, नॉवेल क्या है, तो देखें, नॉवेल किस्सा, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, माफ़ी चाहता हूँ, नॉवेल किस्सा कहानी की एक तवील शक्ल है। नॉवेल क्या होता है, जैसे कहानी पढ़ते हैं ना, अफसाना, अफसाना है तो अफसाना छोटा सा रहता है, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में अफसाना खत्म, लेकिन नॉवेल एक मोटी मोटी किताब बन जाती है, आप सुने होंगे, है ना। तो नॉवेल किस्सा कहानी की एक तवील शक्ल, मतलब पूरी कहानी शुरू से पैदाइश से लेकर मौत तक पूरी कहानी नॉवेल, जिसकी वजह से उर्दू नस्र में नॉवेल को खास अहमियत हासिल है। किसकी वजह से, क्योंकि ये तवील शक्ल है कहानी की। लफ्ज़ नॉवेल यूनानी लफ्ज़ नोवेला से निकला है, किससे निकला है, यूनानी लफ्ज़ नोवेला है, उसी से निकला है, जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के अक्सर पहलू को एक खास दौर में और ख़ास माहौल में पेश किया था। मैं बताया ना, मतलब किसी एक शख्स के बारे में अगर नॉवेल लिखा गया है, तो उस शख्स के बारे में एक ख़ास दौर, मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या क्या खास बातें गुजरी है, क्या माहौल पेश आया है, उसको इसमें पेश किया जाता है। और भी है, नेक्स्ट पेज में है, ज़मान व मकान के मुताबिक कहते हैं नावल का फ़न अंग्रेज़ी अदब के तसव्वुत से उर्दू में आया। तो नावल का फ़न कहाँ से आया, अंग्रेज़ी से उर्दू में आया। चुनांचे उर्दू नावलों में भी प्लॉट, किरदार, मुकालमा, इत्तेहाद, ज़बान व मकान वगैरह लाजमी अनासिर हैं। जैसे अगर हम हिंदुस्तान में मुग़लिया अहद के किसी वाक़या को बयान करते हैं तो जाहिर है कि हमें किरदार ऐसे लाना चाहिए जो इस अहद की तर्जुमानी कर सके, साथ ही मुग़लिया अहद के माहौल से मुतालबकत रखता हो। इस तरह उर्दू में कामयाब नावल इसी को कहते हैं जिसमें मज़कूरा बाला अनासिर पूरे आबो ताब के साथ मौजूद हो। यानी कि नावल में जो होता क्या है, कहानी का एक तवील हिस्सा होता है जिसमें किसी के बारे में अगर हम नावल अगर हम लिख रहे हैं, जैसे मुग़लिया बताया जा रहा है ना कि अगर मुग़लिया अहद के बारे में अगर लिखा जा रहा है, हम नावल पेश करना चाहते हैं, तो एक ऐसे किरदार को यहाँ पर लाएँ, एक ऐसे किरदार को जो इस अहद की तर्जमानी कर सके, साथ ही मुग़लिया अहद के माहौल से जो मुतालबकत रखता हो। मतलब जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी आदमी के बारे में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हम अगर कुछ लिखें तो उस आदमी से जो राबता कायम कर रहा है, जैसे हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखें तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में हम तो किताबी से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम नावल में उस मिर्ज़ा गालिब से राबता में कोई आदमी अगर रहा हो, अगर उसके साथ में लाएँ तो काफ़ी जो है मतलब कामयाब नावल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इस सवाल को आप 2-3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा नावल वाला ध्यान से देखना आपको, और बाकी ये सब तो पता चलेगी अफसाना सूरज में घोड़ा क्या है और मुलाकात वगैरह तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया, आप अपने कॉपी में जरूर लिखना सभी आंसर को। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।